हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई का सैम्पल पेपर, जिसके अंदर हमने क्या कर रखे हैं, एमसीक्यूज़ दे रखे हैं हमको। और इन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस हैं, आपने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, बट हम सभी करेंगे। सेक्शन बी में जो है 24 क्वेश्चंस हैं, अगेन आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं, अगेन हम सब करेंगे। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस हैं और हमें 10 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन हम सब करेंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस जो हैं इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। तो ध्यान से देखना, 20 20 10 तो कितने हो गए, 50, राइट। तो हम कह सकते हैं 50 क्वेश्चंस हमें करने हैं, और अगर वो चाहें तो ये 100 मार्क्स की भी दे सकते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या फिर हमें 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट। तो ये 100 मार्क्स का भी क्वेश्चन पेपर हो सकता है और 50 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई नहीं भी आता, आपको ऐसा गेस करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर गलत हुआ तो मार्क्स कट नहीं होंगे, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। इसके अंदर 24 क्वेश्चन हैं और हम सभी के सभी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker। रीमा ने 5 ml का lead nitrate solution लिया बीकर के अंदर, and approximately 4 ml of potassium iodide solution उसके अंदर डाल दिया। and what would she observe, उसने क्या ऑब्जर्व करेगी वो, राइट। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना क्या चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूलेस बनाने सिखाए थे 9th स्टैंडर्ड में, राइट। और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बोलती आ रही हूँ कि 1 to लेकर 5 चैप्टर तक केमिस्ट्री के सभी के अंदर फॉर्मूलाज जरूर हैं, और वो बेस अपना अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी केमिस्ट्री में। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूलाज बनाने नहीं सीखे हैं तो आज से जस्ट एक बार जरूर वो वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। वहाँ पर आपको ये फॉर्मूलाज बनाने बहुत अच्छे से आ जाएंगे, राइट। मैं फॉर दिस वीडियो में आपको छोटा सा एक्सप्लेन जरूर करूँगी। लेड नाइट्रेट का कैसे बनेगा फॉर्मूला, हम यहाँ लिखते हैं लेड और यहाँ लिखते हैं हम नाइट्रेट। नाउ व्हाट इज लेड, लेड का सिंबल होता है Pb एंड नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। फिर हम लिखते हैं लेड की वैलेंसी, लेड की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। और नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी वैलेंसी होती है 1। नाउ 2 goes to NO3, 1 goes to Pb, तो ये बन जाता है Pb, 1 लिखने की नीड नहीं होती, NO3 के साथ गया 2 तो ये आ जाएगा होल ट्वाइस। तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला हो गया किसका, लेड नाइट्रेट का, ठीक है। फिर पोटेशियम आयोडाइड का देखते हैं। पोटेशियम इज K, आयोडाइड इज I। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1, आयोडीन की भी वैलेंसी 1, तो 1 goes to I, 1 goes to K, तो दिस इज Ki। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब हमें रिएक्शन लिखनी है। लेड नाइट्रेट के अंदर हम डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये हम डाल रहे हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस के अंदर हम डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमें पता है दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये क्या है, कैटाइन है, ये एनाइन है, अगेन ये कैटाइन है और ये एनाइन है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो बनेगा लेड आयोडाइड। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। नाउ लेड आयोडाइड का अगर हम फॉर्मूला बनाएं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको देखा तो हमने लिख दिया PbI चला गया प्लस KNO3 होल ट्वाइस। भाई ऐसे फॉर्मूलेज नहीं बनते। हमने देखा लेड जो है वो आयोडीन के साथ चला गया, तो लेड आयोडीन का फॉर्मूला बनाइए। ये हो गया लेड और ये हो गया आयोडीन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो 2 goes to I एंड 1 goes to Pb, तो PbI2। तो ये बनेगा लेड आयोडाइड का फॉर्मूला बनेगा PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो इसका फॉर्मूला बनता है KNO3। सो ये बन गया आपका KNO3, राइट। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, PB1 NO3 2 है, यह NO3 1 है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2। नाउ ये जो 2 है ये पूरे के साथ है, यानी कि K भी 2 हो गए। K के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 2,
अब यहाँ I2 हो गई, यहाँ I ऑलरेडी 2 है, तो अब ये हो चुकी है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन से आपने क्या देखा? इस इक्वेशन से हमने देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इसके साथ चला गया, इसके एक्सचेंज ऑफ आयंस हो चुका है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमेशा प्रेसिपिटेट बनती है, ठीक है, पीपीटी बोलते हैं इसको हम, प्रेसिपिटेट बनती है। क्या होता है प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को मिलाएं और एक कर्डी सा सब्सटेंस बन जाए इस तरीके का जो घुलता नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका क्रिएट हो जाता है। यहाँ हम देखें तो यहाँ पर KNO3 तो एक सॉल्ट है, यानी कि ये एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर ये पीपीटी बनी है, प्रेसिपिटेट ये बनी है। और आपको पता होना चाहिए जहाँ कहीं भी आयोडीन होती है, ठीक है, आयोडीन हमेशा जो अपनी पीपीटी बनाती है, प्रेसिपिटेट बनाती है, वो येलो कलर की बनाती है, क्योंकि एक्चुअल में जो आयोडीन होती है वो ब्राउन कलर की होती है ना, बहुत वो होती है, एकदम डार्क होती है। और जब उसकी पीपीटी बनेगी वो येलो कलर की बनेगी पीपीटी, सॉल्यूशन के मिक्स अंदर होकर। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। सॉल्यूशन जो है वो रेड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ। येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म्ड, यस, यही तो हम बात कर रहे थे अभी हम, है ना। तो इट्स ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी क्योंकि आयोडीन है। रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हॉट हो जाएगा। हमें नहीं पता हॉट होगा कि नहीं होगा, हमें तो ये देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, प्रेसिपिटेट बन गई है, तो हमें तो ये करेक्ट लगा, राइट। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब कई बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, भाई एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, अगर आपने जितने भी आपके पास नोट्स हैं आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये एमसीक्यूज तो और भी ईजी होते हैं आपके सब्जेक्टिव एग्जाम से, राइट। चलिए सेकंड करते हैं क्वेश्चन अब इसका। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से पहले रीड करते हैं, क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। ये हमने स्टैंड लगाया हुआ है, ये हमने एक रखी हुई है टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, जिसके अंदर हमने डाले हैं जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? जिंक मेटल के दाने, ठीक है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला हुआ है, और यहाँ से एक ए गैस के बबल्स निकले हैं, और उन बबल्स को हमने क्या कर दिया, सॉप सॉल्यूशन में डाल दिया। हाँ जी, कुछ कुछ याद आ रहा है चैप्टर फर्स्ट से? यस। तो हमने सॉप सॉल्यूशन में डाल दिया और वहाँ से बबल्स निकल रहे हैं, और सॉप सॉल्यूशन से जो बबल निकले उसके पास हम लेके गए बर्निंग कैंडल, और जैसे ही हमने बबल के पास लेकर गए बर्निंग कैंडल, तो ये जो बबल्स थे पॉपिंग साउंड से ये बस्ट होने लगे, जो छोटे छोटे पटाखे से फूटते हैं उस तरीके से ये फूटने लग गए, ठीक है। सबसे पहले सब कुछ अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, रिएक्शन लिख के करोगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो हमने देखने से ही पता चल रहा है जब कभी भी कहीं कोई भी गैस इस तरीके से पटाखे की तरह फूटती है ना, तो वो आपकी डेफिनेटली क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो बहुत ही फ्लेमेबल होती है और बहुत जल्दी आग पकड़ती है, राइट। तो वैसे तो हमें ये पता चल रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसे ना पता चले, हमें तो बाकी सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कौन सा एसिड होता है, H2SO4। इसके अंदर हमने डाल रखे हैं जिंक ग्रैनुल्स यानी कि जिंक मेटल के दाने, तो हम यहाँ डाल देते हैं जिंक मेटल के दाने। अब देखते हैं रिएक्शन कौन सी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न है? नहीं लर्न, कोई बात नहीं, उसको आप अच्छे से लर्न जरूर करेंगे। जो मैंने थर्ड चैप्टर में करवाई हुई है उसका लिंक भी मैं आई बटन पे डाल दूंगी। ऑल्सो कोई भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हम कर चुके हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप वहाँ पर जाएंगे तो हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये है H2, ये है SO4, ये है जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। जब कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है दूसरी से तो उसको क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ये बन जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगी, हाइड्रोजन की जगह पर खुद आ जाएगी, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। ये है वो अलग से निकल जाएगी। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी तो आपने ऐसे किया, जिंक को और सल्फेट को यहाँ पे लगा दिया और यहाँ आप फॉर्मूले बना रहे थे। भाई जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो भी यही बनेगा। कैसे?
यहाँ लिखिए जिंक, यहाँ लिखिए सल्फेट। जिंक का जो वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की भी वैलेंसी होती है 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 गोज़ टू SO4, 1 गोज़ टू Zn, तो ये बन जाएगा ZnSO4। तो इस तरीके से हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, हम ऐसे मिक्स मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन, राइट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड ने बोला, एक ये छोटा सा टेबल दे रखा है हमें, एक मेटल और ये है डाइल्यूट HCl, फिर बन गया मेटल सॉल्ट और एक निकली गैस, ठीक है। अब ये कौन सी गैस होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। अब हमें ये 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, उन्होंने बोला है कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। हमने कोई एक मेटल लिया है, तो अगर वो बोलते हैं कि कॉपर है और हमने डाल दिया HCl और एक बन गया मेटल सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट, और एक निकल गई गैस, ठीक है। तो आपको पता है जब कभी भी एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या लिबरेट करती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। कैसे, याद नहीं तो याद करिए। क्या होता है, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम, और फिर हमने डाल दिया HCl, तो ये हमने डाल दिया HCl, क्या बनेगा, NaCl प्लस लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन। इसको बाद में हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है कभी भी हम मेटल को हम एक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनती है क्या, मेटल सॉल्ट, और साथ में लिबरेट होती है हाइड्रोजन, राइट। लेकिन यहाँ पर भी आपका डिपेंड करता है कि ये हाइड्रोजन निकलेगी या नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब एक बार मैं रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे छोटी सी लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैंने छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, जैसे कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव से भी ऊपर सोडियम होता है, यहाँ लिख देते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड भी होता है। इस तरीके से छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि गैस इवॉल्व होगी या नहीं होगी, यानी कि जब कॉपर है वो रिएक्ट करेगी HCl के साथ, ठीक है, Cu प्लस HCl, क्या गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन, इन्होंने लिखा है यस। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉपर अगर ज़्यादा रिएक्टिव होती हाइड्रोजन से तो कॉपर क्लोराइड बन जाता और साथ में लिबरेट हो जाती हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ऊपर पड़ी है, कॉपर नीचे, यानी कि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता इसको, अगर नहीं कर सकता तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ लिखा है हाँ जी गैस इवॉल्व होगी, बट हमारी तो गैस इवॉल्व नहीं हुई है, तो एक तो ये इनकरेक्ट हो गई, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है हमारी। फिर आयरन, आयरन तो ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, और H नीचे है, यानी कि जब हम आयरन की हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो बन जाएगा FeCl2 प्लस H2 लिबरेट होगी। उन्होंने बोला यस लिबरेट होगी, हाँ जी लिबरेट होगी। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी ऊपर पड़ा है हाइड्रोजन से, तो मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, तो लिबरेट होगी हाइड्रोजन, हाँ जी लिबरेट होगी, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं होगी, बट ये तो गलत हो गया, ये भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। जिंक, जिंक पड़ा हुआ है ऊपर हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl एंड लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन, हाँ जी वो कह रहे हैं लिबरेट होगी हाइड्रोजन। तो इसके अंदर से 2 तो इनकरेक्ट हो गए और 2 हो गए आपके करेक्ट। हमें क्या बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, हाँ सेकेंड एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका डी, तो डी सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, वेरी इजी, राइट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। Which of the following correctly represents a balanced chemical equation? अब हमें बताना है इसमें कौन सी बैलेंस्ड है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर Fe आयरन है 1, यहाँ Fe आयरन है 3, आगे देखने की जरूरत नहीं, यही इनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। बी देखिए, Fe है 3, Fe है 3, ओके आगे चलते हैं। H कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, यहाँ H कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, यहाँ O कितने हैं 4 और यहाँ O कितने हैं 4। अरे वाह, ये हमें सेकेंड ऑप्शन ही हमें मिल गया करेक्ट कि यही बैलेंस्ड है, तो हमें आगे देखने की नीड ही नहीं है, राइट। ओके देखना चाहो तो आप देख भी सकते हैं Fe3 Fe3
H2 है, H2 है, यहाँ O1 है लेकिन यहाँ O4 है, तो ये भी हो गया अनबैलेंस्ड। यहाँ Fe3 Fe3, H जो है 4 2 8 है, यहाँ पर H2 है, ये भी होगी अनबैलेंस्ड हो गई, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या सी होती है? एसिड प्लस एल्कली यानी कि बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali. pH चेंज होता रहता है जैसे ही हम बेस के अंदर ज़्यादा एसिड डालते हैं, ठीक है। तो बेस के अंदर हम ज़्यादा एसिड डालते रहेंगे तो ज़्यादा एसिडिक होता रहेगा, राइट। और pH क्या होता है? pH आपको पता होना चाहिए, pH स्केल होता है जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 0 से लेकर 7 एंड 7 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 7 तक होता है एसिडिक इन नेचर एंड 7 से लेकर 14 तक होता है आपका बेसिक इन नेचर। बढ़ता कैसे है? बढ़ता ये करैक्टर इस तरह से बढ़ता है और ये करैक्टर इस तरह से बढ़ता है, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ मान लेते हैं 8 और यहाँ मान लेते हैं हम 11। अगर मैं बात करती हूँ 0 से लेकर 7 तक सब एसिडिक है, अगर मैं कहती हूँ एक का pH 2 है और एक का pH 5 है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक हुआ? एसिड करैक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है, 5 वाला कम एसिडिक है। बट बेसिक में उल्टा है, ये 8 है और मान लेते हैं ये 11 है, तो बेसिक करैक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है तो 11 वाला ज़्यादा बेसिक है, ये इधर बढ़ता है, ये इधर बढ़ता है। याद आ गया pH स्केल। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। Which latter denotes the area of the graph where both acid and salt are present? अब हमें बताइए A, B, C, D इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो बताता है कि जहाँ पर एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है सॉल्ट और एसिड दोनों प्रेजेंट है, यानी कि एसिड वाला यानी कि 0 से लेकर 7 तक pH होना चाहिए उसका, है ना। तो पहले A देखिए, A जो है 14 बेसिक, ये भी B वाला भी बेसिक है, C वाला भी बेसिक है क्योंकि 7 से ऊपर है। लेकिन जैसे ही हम 7 से नीचे आए D वाला क्या हो चुका है? एसिडिक, है ना। तो हमें यही बताना था जहाँ सॉल्ट और एसिड दोनों प्रेजेंट हो यानी कि उसका pH लेस देन क्या होगा? 7। तो दिस इज डी का ऑप्शन क्या है? डी, दिस इज करेक्ट, राइट। तो ये था क्वेश्चन 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये रहा, ठीक है। विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है? देखिए मैंने गलत बोल दिया। कैसे? उन्होंने बोला है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एंड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट का मतलब वो कौन सा रिड्यूस करवा रहा है ना। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। ये रिएक्शन कहती है CuSO4 प्लस Fe गिव्स Cu प्लस FeSO4, यानी कि Fe ने क्या किया? Cu को हटा दिया और इसकी जगह ले ली, ठीक है। अगर इसने इसकी जगह ले ली, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, FeSO4 ऑक्सीडाइज हो चुका है। कौन ऑक्सीडाइज हो चुका है? Fe ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया है? FeSO4, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया आपका आयरन। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन है ना। अब यानी कि ये दोनों तो कट हो गए, हमें अब देखना है A और B में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो मिल गया। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट मतलब काम कराने वाला, रिड्यूसिंग यानी कि रिड्यूस कराने वाला। वो रिड्यूस कैसे करवाएगा? खुद ऑक्सीडाइज होकर। याद देखिए ये उल्टा होता है हमेशा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? खुद ऑक्सीडाइज होके करवाते हैं। तो ये किसको रिड्यूस कर रहा है? इसको रिड्यूस करना है ना। ये रिड्यूस होकर बन गया ये, लेकिन किसने किया इसको रिड्यूस? Fe ने किया ना इसको रिड्यूस, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आसपास। तो ये भी हो गया Fe, यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद ही हो रहा है ना दूसरे को रिड्यूस करके। तो दिस ऑप्शन A इज करेक्ट। तो नेक्स्ट करते हैं आप क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज
कॉपर और ऑक्सीजन, तो ये बन गया कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेस हुआ कुछ नहीं, ये तो कंबाइन हो रहे हैं, दो चीज़ें कंबाइन होकर एक बन रही हैं, तो कौन सी को रिएक्शन हुई, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली 8 क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट एसिड एंड बेस, इसका मतलब होता है कि किस एसिड और किस बेस ने मिलकर या फिर रिएक्ट कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट में, अगर ये एसिड रहे HCl रहे और NaOH बेस रहे तो क्या बनेगा, तो ये होता है पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो क्या बन गया NaCl प्लस H2O। क्या कैल्शियम कार्बोनेट मिला, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये होता है कार्बोनिक एसिड, दिस इज H2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव होता है, ये 2 नेगेटिव, दिस इज 2 पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, बाद में बैलेंस करना तो अलग बात है, ठीक है। तो हमें मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे हमें देखने की नीड ही नहीं है, अगर हम देखें बी तो हमें दोनों में कैल्शियम तो मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कार्बोनेट के कैटायंस हैं, नहीं, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ सल्फेट है, तो इस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट आता है 9th, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। जब हम एक कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, यानी कि वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हम हमेशा वाटर लेते हैं बीकर के अंदर बहुत सारा, और एसिड डालते हैं उसके अंदर ड्रॉप वाइज, यानी कि एक ड्रॉप डाला फिर स्टिर किया, फिर दूसरी ड्रॉप डाली फिर स्टिर किया, उसे हम बोलते हैं क्या, डाइल्यूशन का प्रोसेस, ठीक है। यहाँ देखते हैं अब क्या ऑप्शंस क्या है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, यही मैंने आपको बताया कि एसिड को हम डालते हैं वाटर के अंदर, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, और कांस्टेंट उसको हिलाते रहते हैं, स्टिर करते रहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी देखते हैं और क्या दे रखे हैं ऑप्शंस, बाय एडिंग वाटर टू एसिड, नो, ये तो कम्प्लीटली गलत है। जैसे ही हम एसिड के अंदर पानी डालेंगे वो फटाफट से कैच कर लेगा फायर को और ब्लास्ट हो जाएगा। बाय एडिंग वाटर टू एसिड, नहीं, गलत है ये भी। बाय एडिंग बेस टू एसिड, भाई बेस डालेंगे एसिड में वो तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, हमें तो डाइल्यूट करना है, समझ आ रही है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी जब हम एसिड को बेस को एसिड में डाल देंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, Why is it important to balance skeleton chemical equation? ये आपको वेरी फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ये सबको पता है क्यों करते हैं, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस दिस वन। कैसे और क्यों, मैं आपको फटाफट से एक एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बन गया H2O, ठीक है, ओके। तो अब इसके हम देखते हैं, ये 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो काउंट करिए 2 + 32 कितना हो गया 34 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, H कितने हैं 2, H का एटॉमिक मास 1, प्लस O कितने हैं 1, O का एटॉमिक मास 16, तो ये हो गया 2 + 16, ये हो गया कितना 18 एटॉमिक मास यूनिट। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये इक्वल नहीं है तो ये रिएक्शन ऐसे हम नहीं लिख सकते, हम हमेशा इसको बैलेंस करेंगे। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 है O2 है, H2 है O1 है, तो 2 यहाँ नहीं लगा सकते, हम 2 यहाँ लगाएंगे। अब देखिए O तो बैलेंस हो गए, लेकिन H हो गए 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 2 = 4,
एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन 2, एटॉमिक मास 16, ये हो गया 4 प्लस 32 दैट इज 36 एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन अब कितनी है 2, क्योंकि ये 2 पूरे के साथ है 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 4 प्लस 32 अब कितना हो गया 36 AMU, दोनों तरफ इक्वल हो गए। तो इसे हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनकी हमारा मास कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स A, B, C, D. Select the option which gives the correct identification and mean function or the characteristic. सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपसे मिस हो गया है तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको उस चैप्टर में किसी में भी दिक्कत है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी की सारी प्लेलिस्ट डाली हुई है सभी चैप्टर्स की, तो आप वहाँ पर भी जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को रीड करना। ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी का डायग्राम है। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने क्या बोला है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं इसके मेन फंक्शंस को। तो हमें बोला गया है कि कौन सा इसके अंदर से 1 2 3 में से, तीनों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट हमें लेबल कर रखा है और उसका एग्जैक्ट फंक्शन कौन सा है। तो ए में बोला है फर्स्ट वन जो है, ये जो है वो ट्रैकिया है, और इट इज़ स्पॉटेड बाय द बॉनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिया ये नहीं है, ट्रैकिया ये होता है, राइट। तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट चलिए सेकेंड, रिब्स, when we breathe out ribs are lifted, जब हम breathe out करते हैं, बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, तो जो ribs होती हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती हैं। तो ये सेकंड पे जो है क्या सही करेक्ट है, रिब्स ये होती हैं क्या, जी नहीं, ये रिब्स नहीं होती हैं, रिब्स होती हैं छोटी छोटी हड्डियाँ, राइट। तो ये वो चीज़ नहीं है, वो इस तरीके से होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वन उन्होंने बोला है ये एल्वियोलाई है, थिन वॉल्ड होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड एल्वियोलाई बिल्कुल सही है, एल्वियोलाई ही होती है। कैसे, ये लास्ट में जो छोटा सा पाउच होता है, ठीक है, इस तरीके से ब्रोंकीज के बिल्कुल लास्ट में छोटा सा पाउच होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। इसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं और उसके अंदर पोर्स होते हैं जिससे एक्सचेंज होता है गैसेस का। जैसे ऑक्सीजन आती है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो बाहर चली जाती है और कलेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Identify the options that indicate the correct enzyme that is secreted in location A, B and C. तो हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो लोकेशंस दी गई हैं, हमने देखना है कि इसके अंदर से कौन कौन से एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन जो पहला है वो है माउथ, यानी कि माउथ में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, स्लाइवरी एमाइलेज सीक्रेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्लाइवरी एमाइलेज। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट वन में स्लाइवरी एमाइलेज, इन्होंने सिर्फ एमाइलेज लिखा हुआ है, स्लाइवरी एमाइलेज नहीं लिखा, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे भी देख लेते हैं। फिर सेकंड में ये आता है स्टमक। स्टमक के अंदर जो सीक्रेट होते हैं जूसेस वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पेप्सिन होता है, और कौन सा होता है, बाकी इसके पास क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, जो आउटर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आता है पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया प्रोटीन का। फिर थर्ड वन पे आते हैं, क्या ये थर्ड कहाँ लोकेटेड है, तो थर्ड लोकेशन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये है आपकी पैनक्रियास में, ठीक है। तो पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस में से एक जूस होता है ट्रिप्सिन। तो हमारे पास ऑप्शन B1 इज करेक्ट, जिसमें से फर्स्ट माउथ में स्लाइवरी एमाइलेज होता है, यहाँ सिर्फ एमाइलेज लिखा है। फिर आता है स्टमक के अंदर, स्टमक में सेकेंड ऑप्शन में, बाकी हम चेक करें तो बाकी में से सबसे ऑप्शन करेक्ट B इज
पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एंड थर्ड वन इज यहाँ पर वैसे तो ये जूस वहाँ से सीक्रेट होकर पैनक्रियाटिक जूस से सीक्रेट होकर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर जाके डाइजेस्ट होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वहाँ पर जाता है और डाइजेस्ट करता है फूड को, बट सीक्रेट कहाँ से होता है? पेनक्रियास से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे पेनक्रियास की लोकेशन है, तो वो हो गया आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कोई दिक्कत है तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पर डाल दूंगी, वो भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। तो क्लोजिंग, जब स्टोमेटल पोर इस तरीके से ये होता है, ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर या स्ट्रोमा, और ये होते हैं छोटे छोटे पोर्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्या होता है ऐसा? जब यहाँ पर जब इन गार्ड सेल्स में वाटर भर जाता है, पूरी तरीके से भर जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। गार्ड सेल्स हमारे फूल जाएंगे। जब फूल जाएंगे तो अंदर की जो ओपनिंग होगी वो क्या हो जाएगा? अंदर का जो पोर होगा वो क्या होगा? ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये फूल जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही वो जो श्रिंक हो जाएंगे, जब ये गार्ड सेल से वाटर चला जाता है वो श्रिंक हो जाते हैं। जैसे ही वो श्रिंक हो जाते हैं तो अंदर का जो पोर होता है वो क्या हो जाता है? एकदम क्लोज हो जाता है। तो यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि गार्ड सेल्स में कितना अमाउंट का वाटर है ना। तो यहाँ देखते हैं, टेम्परेचर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, तो क्या होता है? ये वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल्स, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन 14 देखते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद द लेबल 1 to 4। ये है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हमें बताना है करेक्ट लेबल फंक्शन कौन कौन से हैं। हमने कौन सा करेक्ट लेबल कर रखा है और उसका फंक्शन उसके साथ। तो याद करिए मैंने किस तरीके से आपको समझाया था। एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैसे बताया था मैंने आपको? जैसे लंग्स है, ठीक है, लंग्स से हार्ट में जाता है। मैं हार्ट ये वाला बना देती हूँ ताकि आपको याद रह सके। हमें तो यही हार्ट पता है, राइट। अच्छा, तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, वो कौन लेकर जाता है? पल्मरी आर्टरीज लेकर जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है? फर्स्ट चैम्बर, मतलब लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में लेकर आता है कौन? ऑर्टा, राइट। ऑर्टा था ना, आर्टरीज थी, ठीक है। फिर पूरी बॉडी से वापस जो लेकर जाता है वो लेकर जाता है ऊपर की तरफ। वेन्स लेकर जाती हैं। वो कौन सी वेन थी? वेना कावा, है ना। और फिर यहाँ से वापस जाता है लंग्स के पास प्योर होने के लिए। ये कौन सा ब्लड है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ये कौन लेके जाता है? पल्मरी वेन्स लेकर जाती हैं, ठीक है। तो यहीं पर इसको समझते हैं। तो ये हो गई लंग्स। लंग्स से आया तो यानी कि ये चीज़ क्या होनी चाहिए? फर्स्ट वन होना चाहिए आपकी पल्मरी आर्टरीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज पल्मरी आर्टरी, गलत है। इन्होंने बोला फर्स्ट वन जो पल्मरी वेन्स है, गलत हो गया। अच्छा, सेकंड ये क्या होनी चाहिए थी आपकी? ऑर्टा होनी चाहिए थी, आर्टरीज होनी चाहिए थी। सेकंड उन्होंने बोला पल्मरी आर्टरी है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ये रहा। थर्ड यानी कि ऊपर वाला हो गया, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहा है ब्लड। और ये कौन सी मैंने आपको बताई थी? पल्मरी वेन्स बताई हैं। तो ये पल्मरी वेन्स हैं, लेकिन उन्होंने बोला ये ऑर्टा है, तो गलत हो गया। फोर्थ है, मैंने बोला था कि पूरी बॉडी से वापस लेकर जाता है हार्ट में। कौन लेकर जाता है? वेना कावा। तो ये यस, फोर्थ वन इज वेना कावा, जो ब्लड लेकर जाता है पूरी बॉडी से। कहाँ लेकर जाता है? राइट ऑरिकल में, या एट्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैं हार्ट की भी फंक्शनिंग की भी वीडियो मैं आई बटन पर डाल दूंगी, तो वहाँ पर जाके और अच्छे से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने इसी तरीके से बहुत सिंपल वे में आपको इसकी फंक्शनिंग बताई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15th। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ द हार्ट गिवन बिलो। ठीक है, एरोज जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। तो आपको बतानी है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये एरोज है ना, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा हार्ट, और हमें बताना है ये कौन सा फेज है सर्कुलेशन का। ठीक है,
तो सबसे पहली बात मैंने अभी भी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया क्या होता है कि पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर यहाँ से वापस पूरी बॉडी में जाता है, फिर वापस आता है, और जो वापस आता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस जाता है लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए, है ना। तो यानी कि कोई एक ऐसा टाइम होगा ना जब जो हार्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि सिकुड़ रहा होगा, यानी कि उसके अंदर जो ब्लड होगा वो कम होगा, ठीक है। कब कम होगा, या तो वो पूरी बॉडी में पंप कर रहा होगा तब कम होगा, या फिर वो अपने से जो इम्प्योर ब्लड होगा वो वापस भेज रहा होगा लंग्स में ताकि वो प्योर हो सके, तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, है ना। यही कॉन्ट्रैक्ट मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो एरोज है ना वो बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारा हार्ट ऐसे सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। ब्लड ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। जी नहीं, नीचे ही होते हैं वेंट्रिकल्स, तो अगर नीचे ब्लड आ रहा होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, तो फूल रहा होता, है ना। अच्छा, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। नेक्स्ट, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ब्लड जो है वो लंग्स को भेज दिया गया है ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, और उसी समय पर पूरे ऑर्गन्स पे पंप किया गया वो कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, यही टाइम होगा जब हार्ट के पास ब्लड सबसे कम होगा। कब कम होगा, एक तो वो लंग्स को भेज दिया होगा उसने, जाके अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज के आओ और ऑक्सीजन लेकर आओ, और उसी टाइम पर ही पूरी बॉडी पर उसने ब्लड भेज दिया फॉर सर्कुलेशन, है ना। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगर हम आगे पढ़ें, सी ऑप्शन कहता है ब्लड ट्रांसफर टू राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली। जो ब्लड है इसमें और इसमें आ गया। ऐसे तो कोई मतलब अगर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड रहता है तो उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड। अगर हर जगह से उसने रिसीव कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा, वो तो फूलेगा। तो ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन जो ठीक है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 16 क्या कहता है, हमें ऑब्जर्व करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के इस डायग्राम को, और फिर क्या करना है, मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम फर्स्ट एंड कोरिलेट द फंक्शनिंग इन द कॉलम 2, ठीक है। तो पहले वाला कौन सा है और उसके साथ फंक्शनिंग हमने इसके साथ मैच करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रही है, ये तो फर्स्ट है माउथ, माउथ से फिर इन्होंने सेकंड लोकेट कर रखा है, ये क्या होता है, पेनक्रिएटिक ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज होती हैं, ठीक है। फिर थर्ड वन इज ये तो स्टमक हो गया, स्टमक से नीचे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। थर्ड एंड फोर्थ बोथ जो हैं वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, है ना। ये उन्होंने ऊपर कर रखी है लेबल और ये इन्होंने नीचे कर रखी है लेबल, राइट। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में क्या दे रखा है। फर्स्ट है हमारे पास माउथ, माउथ में क्या होता है, स्लाइवा होता है, स्लाइवरी एमाइलेस, जो क्या करती है, काम क्या करती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन है द लेंथ ऑफ द फूड डिपेंड्स ऑन द, अच्छा नहीं, इनिशियल फेज, यानी कि स्टार्टिंग का फेज जहाँ स्टार्च डाइजेशन होती है। स्टार्च डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टार्च मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा सा शुगर, थोड़ा थोड़ा सा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारे माउथ में ही डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो बी, सबसे पहले बी वाला जो ऑप्शन है वही आएगा, इनिशियल फेज होता है, माउथ में हमारा स्टार्च डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो देखते हैं फर्स्ट में बी कहाँ लिखा हुआ है, बी और सी पे लिखा है ना। तो यानी कि इन दोनों में से कोई हमारा एक करेक्ट है। ओके, तो ए और डी हमारे ऑप्शंस में अब खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर हम आ गए यहाँ पर, सेकंड इन्होंने दे रखा है पेनक्रियाज है ये। तो पेनक्रियाज में देखते हैं क्या देखा है इन्होंने। पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करती है, लिपास सिक्रीट करती है ना। तो ये हो गया इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपास एंजाइम एक्शन, तो ये हो गया सी, राइट। तो ये पेनक्रियाज करती है लिपास सिक्रीट, और ऑप्शन सी। तो अब इन दोनों में से ये रहा बी वाला, ठीक है। अगर आपके पास आगे पेपर में टाइम हो तो आप आगे भी देख सकते हो, बट ये होता है छोटी सी ट्रिक जिससे हम अपने क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं, बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी।
नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की, कंप्लीट डाइजेशन, यस। तो थर्ड वन इज डी, दैट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, नेक्स्ट आता है अब आपके पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है फूड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी, याद होगा तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि कार्निवोर्स की जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो लंबी होती है या हर्बीवोर्स की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हर्बीवोर्स की, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हर्ब्स खाते हैं, इनके प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट्स को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ लंबी होती है बजाय के कार्निवोर्स के। कार्निवोर्स क्या खाते हैं? मीट वगैरह खाते हैं, तो वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और उनके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी लंबी नहीं होती, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट्स टीथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग, यानी कि जो छोटी इमेज को बड़ा दिखाता हो, है ना। तो अब बताइए, एनी स्फेरिकल मिरर? जी नहीं। प्लेन जो हम घरों में शीशा देखते हैं? जी नहीं। अब बचा कन्वेक्स एंड कनकेव। जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं? वो आपके व्हीकल्स में लगे होते हैं, साइड में लगे होते हैं ना, साइड रियर व्यू मिरर्स बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं? बड़ी इमेजेस को भी छोटा करके दिखाते हैं। तो डेंटिस्ट को तो क्या चाहिए? छोटा सा टीथ बड़ा करके देखना है, तो वो कौन सा यूज करते हैं मिरर? यस, कनकेव मिरर यूज करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18th। तो 18th जो है वो आपको देखने से पता चल रहा है रे डायग्राम्स हैं। तो यानी कि आपने लाइट चैप्टर में मैंने आपको रे डायग्राम्स करवा रखी हैं और हर एक का रूल भी बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आई सजेस्ट जरूर देख लें, उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। प्लस इस चैप्टर की भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। अब वहाँ पर जाके हर एक का रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे रूल्स होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which diagram shows the image of an object on screen by converging lens? सबसे पहले converging lens कौन सा होता है? हमें देखने से पता चल रहा है कन्वेक्स है, ठीक है। जो आउटर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कन्वेक्स लेंस। ओके, तो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए तो रूल क्या कहता है? पैरेलल जाते हैं, फिर वो ऐसे जाती है, ठीक है। और ये अगर सेंटर से जा रही है तो सेंटर में जाके ऐसे टर्न नहीं होती है वो। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। जब कभी भी ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से पड़ा होता है, एक तो वो यहाँ से निकलता है और वो जाता है सीधा फोकस से, और अगर हम उसको सेंटर से पास कराते हैं ना तो वो सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, ऐसे स्ट्रेट जाता है वो। ये कभी भी यहाँ से जाके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। दिस इज़ अ रूल कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो स्ट्रेट जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अब क्या हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट तो गलत हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो स्ट्रेट जाना चाहिए था। सेकंड देखिए, सेकंड इसकी रे यहाँ पर हम लेकर जाएंगे, और अगर यहाँ लेकर जाएंगे तो सीधा पैरेलल होनी चाहिए थी ना। दिस इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, है ना। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, अगर यहाँ से लेकर जा रहे हैं तो ये से स्ट्रेट होनी चाहिए थी, राइट। तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए, ये यहाँ से गई फोकस पे, और जब ये यहाँ से गई बिल्कुल स्ट्रेट, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये मैंने ऐसे ऐसे भी बनाई है, यहाँ से तो फोकस पे और फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये तो बिल्कुल ऐसा तो होता ही नहीं, कभी यहाँ से चाहे तो ऐसे चली जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि बहुत छोटे से पॉइंट से जब एक लाइट इंसिडेंट होती है किसी मिरर या लेंस पर और टकराने के बाद वो क्या होती है? पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा कब हो सकता है? तो हमें पता है मिरर और लेंसेज के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने मिरर्स पढ़े हुए हैं दो टाइप के, वन इज कॉन्केव एंड अनदर इज
कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है। ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें ये नहीं है पता कि हम जब इंसिडेंट करवाएं तो पैरेलल हो जाए, है ना, लेकिन हमने ये पढ़ रखा है कि जब पैरेलल होती है, कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है, पैरेलल आने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर टकराती है? ये टकराती है, निकलती है फोकस से, ये हमें पता है। तो अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं तो ऑपोजिट भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? हमने ड्रॉ किया मिरर, हमने क्या किया, फोकस के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट सोर्स रख दूं, ठीक है, फोकस पे अगर मैं एक पॉइंट सोर्स रखती हूँ तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट रे क्या होती है, इस तरीके से निकलेगी हर तरफ से। तो इस तरीके से ऐसे टकराई, टकराने के बाद अब कैसे चली जाएगी ये? पैरेलल। तो अगर पैरेलल टू फोकस का केस है तो इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, फोकस टू पैरेलल। तो यानी कि एक तो कनकेव मिरर हमें बताता है कि ये पैरेलल बीम बनाएगा। ओके, उसके बाद हम कन्वेक्स की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जो कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं, इस तरीके से। अब कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है? वो फोकस यहाँ पर होता है, राइट। तो हमने कन्वेक्स के बारे में हमने कैसे पढ़ा हुआ है? हमने इस तरीके से पढ़ा कि जब पैरेलल से आने के बाद, टकराने के बाद फोकस, ये रूल पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर फोकस ना होकर क्या होती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, इस तरीके से पीछे की तरफ निकल जाती है। जब हम इसको आगे की तरफ कनेक्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली फोकस पे जाती है, राइट। ओके, तो अब क्या मैं इसका ऑपोजिट केस ले सकती हूँ, फोकस टू पैरेलल का? क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि पॉइंट सोर्स हो, मैं फोकस पे रखूँ ही कैसे जब ये फोकस ही हमारा वर्चुअल है ना। फोकस तो इसका राइट हैंड साइड पे, हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? इस साइड रखते हैं। तो ये फोकस हमारा वर्चुअल है। तो चलिए, फोकस पे तो हम नहीं रख सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। हम फोकस पे ना रखकर कन्वेक्स के कहीं और रख कर देख लेते हैं, है ना। जैसे ये था कन्वेक्स, तो हम फोकस पर तो नहीं रख पा रहे थे, तो कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ओके, जब हम ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा? पॉइंट सोर्स है, अगेन रेज निकलेंगी इस तरीके से, इंस्टेंट रेज होंगी फॉल, और जैसे ही ये डाइवर्जिंग लेंस है, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर है, तो क्या होगा? डाइवर्ज कर देगा इसको इस तरीके से, अपने पाथ से इसको डाइवर्ज कर देगा। अगेन हमें क्या पैरेलल बीम मिल रही है? हमें तो पैरेलल चाहिए थी ना, तो वो इसके अंदर इस केस में पैरेलल बीम नहीं मिल रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं लेंसेज की तरफ। तो लेंस में क्या हो सकता है? लेंसेज भी हमने दो टाइप के पढ़ रखे हैं, कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस कौन से होते हैं? ये वाले, जिसका एक फोकस F1 यहाँ, एक फोकस F2 यहाँ। तो यहाँ पर जब हमने रूल्स के बारे में बात करी थी तो हमने कैसे किया था? पैरेलल आने के बाद वो क्या कर जाते हैं? डाइवर्ज कर जाती है। जैसी इंसिडेंट लाइन पैरेलल होती है वो क्या कर जाती है? ऐसे डाइवर्ज कर जाती है। ये इंसिडेंट फिर क्या हो जाती है? डाइवर्ज। और जब हम इनको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये कहाँ जाती हैं? ये मीट हो जाती हैं कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ मीट होती हैं? फोकस पर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर अगेन फोकस पर मैं एक पॉइंट सोर्स रख देती हूँ जिसकी रेज ऐसे निकले, ठीक है, इस तरीके से निकले, तो जब वो ऐसी रेज निकल रही होंगी तो वो पैरेलल जाने की बजाय क्या हो जाएगी? ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी अपने पाथ से, इस तरीके से निकल जाएगी, राइट। क्योंकि ये क्या होते हैं? डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, तो अपने पाथ से क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस। क्या होता है? ये रहा फोकस, ये रहा फोकस, फिर क्या होगा? पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज आने के बाद क्या हो जाते हैं? कन्वर्ज। कन्वर्ज होने के बाद वो कहाँ मीट करते हैं? सभी के सभी फोकस पर मीट करते हैं, इस तरीके से। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो अब अगर मैं फोकस पे रख दूं, अब इसका ऑपोजिट पॉसिबल होगा। यहाँ पैरेलल टू फोकस आ रहा था तो यहाँ पर भी फोकस टू पैरेलल आएगा। इन दोनों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि ये दोनों क्या है? डाइवर्जिंग है। चलिए इसका एक बार पहले रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा F1,
ये रहा F2। वैसे तो मैं फोकस पॉइंट सोर्स इस वाले पर भी रख सकती थी पॉइंट सोर्स, लेकिन हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो हम यहाँ पे रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने पॉइंट सोर्स रखा, इससे ऐसे बीम निकली, बीम निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होने के बजाय कन्वर्ज होगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो ये क्या हो गया, पैरेलल चला गया। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या चला गया, पैरेलल। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हो गया कनकेव मिरर में हो रहा है ऐसा, और एक हो रहा है कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, डाइवर्जिंग। सिमिलरली कनकेव लेंसेज भी क्या होते हैं, डाइवर्जिंग, जो बीम को डाइवर्ज कर देते हैं, अपने पाथ से हटा देते हैं। जबकि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंसेज दोनों के दोनों क्या होते हैं, कन्वर्जिंग। वो क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, पास लेकर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे जाते जाते डाइवर्ज होगी, लेकिन यहाँ आते आते ऐसे आई थी तो फिर वो क्या हो गई, कन्वर्ज, अपने पाथ पे ऐसे पैरेलल क्रिएट हो गई। राइट, तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। इसी के बारे में हमने देखा। बाकी कन्वेक्स मिरर में तो ऐसा नहीं हो रहा था, और प्लेन मिरर्स के बारे में हमने इतना डिस्कस अभी नहीं किया, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकता। कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस ऐसा भी नहीं था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। चलिए करते हैं 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कंसीडर 3 इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लास 1.52, एयर, वाटर। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बेसिस पर हमने क्या किया है, हमने अरेंज करना है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहली स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में थी, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन कौन से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। तो हमें ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं। अब इनका रिलेशन क्या होता है स्पीड के साथ, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन होता है। इसका रिलेशन ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस यहाँ पर ग्लास भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, और वाटर भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वैक्यूम में भी और एयर में भी। तो दैट मीन्स ये तो आपका हो गया कांस्टेंट। हमें रिलेशन पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और स्पीड ऑफ लाइट का कि ये दोनों क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक है, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका है, ग्लास का। तो इसके अंदर सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट होगी, और उसके बाद सबसे कम होगी स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर, उससे ज़्यादा किसकी होगी, और उसके बाद ये बड़ा है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा किसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, दैट इज़ एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपको इस फॉर्मूले से समझ में नहीं आता तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है, देखिए, जब एक सॉलिड है और यहाँ पर मान लीजिए ये एक गैस है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से अटैच्ड होते हैं बहुत क्लोजली, और गैसेस के पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं। जैसे ही लाइट एंटर करेगी, ठीक है, तो उसके पास इतना स्पेस नहीं होगा इन पार्टिकल्स से क्रॉस करने का, तो वो बहुत ही स्लो मूव कर पाएगी, है ना, स्लो मूव कर पाएगी। क्यों, पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्पेस कम होता है तो फटाफट से क्रॉस कर जाएगी। तो यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि जो लेस डेंस है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, जो ज़्यादा डेंस है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम। तो हमारा क्या आंसर बना, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी एयर में, फिर वाटर में, और फिर गैसेस में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। तो हम देख पा रहे हैं कि स्पीड ऑफ एयर हमने सबसे ज़्यादा निकाली है, फिर वाटर की, और फिर ग्लास की। तो दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये है आपका ऑप्शन सी। चलिए करते हैं क्वेश्चन 21। इफ़ अ बीम ऑफ red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of a prism,
from air medium and produce angles of refraction R, यानी कि R जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा रेड लाइट का और वॉयलेट लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा V, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन वो ये कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि जैसे ही आपने इंसिडेंट लाइट करवाई आपने रेड, ठीक है, रेड लाइट इंसिडेंट करवाई है और जैसे ही इसके अंदर से गई और जैसे ही इमर्ज आउट हुई, बाहर की तरफ निकली, ठीक है, इस तरीके से निकली, तो इसका कोई ना कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। कैसे हम निकालते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इसके साथ हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है, ओके। फिर वो बोल रहा है कि हमने ऐसे ही प्रिज्म पे अब हमने रेड के बजाय वॉयलेट लाइट हमने इंसिडेंट करवाई, ये हो गई रिफ्रैक्ट और ये हो गई इमर्ज आउट। जैसे ही इमर्ज आउट हुई, अब हमने क्या किया, ये आया इसका नॉर्मल ड्रॉ किया और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वॉयलेट लाइट। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये कौन सा एंगल छोटा होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये कौन सा बड़ा ये कौन सा छोटा होगा, हमने ये चीज़ बात करनी है, ठीक है। तो हमने ये नहीं पढ़ा हुआ कि हम रेड लाइट इंसिडेंट कराएं या हम वॉयलेट लाइट इंसिडेंट करवाएं, है ना, हमने ये नहीं पढ़ रखा। हमने तो ये पढ़ा था कि हमने प्रिज्म पे हम क्या कराते हैं इंसिडेंट, वाइट लाइट करवाते हैं, ठीक है, यही पढ़ा था हमने, वाइट लाइट करवाते हैं, ऐसे वो रिफ्रैक्ट होती है, फिर जैसे वो इमर्ज आउट होती है तो वो 7 कलर्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं विबग्योर, इस तरीके से, जबकि वॉयलेट लाइट सबसे नीचे आती है और रेड लाइट सबसे ऊपर आती है। यही था, हमें यही पता चलता था हमें। अब यहाँ पर हम कैसे इसके साथ रिलेट कर सकते हैं? अगर मैं इसी फिगर को ध्यान से देखूं तो सबसे मोस्ट बेंड कौन सी हुई है, सबसे ज़्यादा बेंड झुकी कौन सी है, सबसे ज़्यादा वॉयलेट झुकी है, ठीक है, और लीस्ट बेंड कौन सी हुई है, सबसे कम कौन सी झुकी है, रेड झुकी है ना, ये सबसे ज़्यादा बेंड हुई है और रेड सबसे लीस्ट बेंड हुई है, ठीक है। और ये कब हुई है? जब हमने वाइट लाइट पास करवाई इसमें से। अगर हम प्रिज्म में से रेड लाइट ही पास करवाएंगे तो वो कैसे जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद इमर्ज आउट जब हो रही होगी वो कम ही बेंड होगी। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि हमने यहाँ पर भी देख लिया कि रेड कलर हमारा कम बेंड हो रहा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं वॉयलेट लाइट करवाऊंगी, ये तो रेड का हो गया, अगर मैं वॉयलेट लाइट करवाती हूँ और रिफ्रैक्ट और जैसे इमर्ज आउट होगी तो वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, रेड लाइट कम बेंड हुई, इसका रिफ्रैक्टिव इसका हम निकाल लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसका भी निकाल लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों में से एंगल आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है? वॉयलेट वाला, ठीक है, जो ज़्यादा बेंड होगी उसका एंगल बड़ा होगा। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वॉयलेट लाइट इज मैक्सिमम इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारा ये बड़ा आया था, ठीक है, वॉयलेट लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो बड़ा था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन 22 क्या कहता है, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एंड वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ आपको बॉक्सेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं पहले अच्छे से बॉक्सेस बना लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से बॉक्सेस बनाए हैं जो आई थिंक आपको क्लियर हो रहे होंगे अब कैमरास में। क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं इनके अंदर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ना, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर है और मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं +1। दूसरा ऑप्शन है कि फोकल लेंथ है -3 और मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं -1। फिर कह रहे हैं फोकल लेंथ -3 है, मैग्नीफिकेशन +1 है, फोकल लेंथ -6 है, मैग्नीफिकेशन -1। अभी हमें कुछ नहीं पता मेन इन क्या है इसके अंदर कि हमें सबसे पहले फोकल लेंथ देख लेते हैं, फोकल लेंथ कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, ये रही फोकल लेंथ, ठीक है, ये रहा F। ये F कितनी दूर है P से, कितने बॉक्सेस दूर है, 1 2 एंड 3 बॉक्सेस दूर है। तो दैट मीन्स, और 1 बॉक्स किसके इक्वल बोला इन्होंने, 1 सेंटीमीटर के इक्वल बोला। तो यानी कि कितने सेंटीमीटर दूर हुआ, 3 सेंटीमीटर दूर हुआ और मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में है। सो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो फोकल लेंथ आ गई आपके पास -3 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए
और ऑप्शन डी हो गया इनकरेक्ट। हमने अब बात करनी है सिर्फ दो ऑप्शंस के बारे में जिन्होंने बोला है कि फोकल लेंथ है आपकी -3 चलिए एक चीज़ तो पता चली। अब बात करनी है हमने मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन -1 आनी चाहिए या +1 आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास दो। पहला फॉर्मूला होता है H' ठीक है, वेयर H' इज size of object, size of image and H is size of object. Similarly दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का मिरर के लिए -V/U, where V is the image distance and U होता है object distance, right? यहाँ पर हम देखें तो इस फिगर को मैं ध्यान से स्टडी करूं तो मैं देख सकती हूँ कि ये कनकेव मिरर हमें गिवन है और ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ है एट सी, है ना, ऑब्जेक्ट पड़ा है एट सी। तो यहाँ मैं इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। हमने पढ़ रखा है कि कॉनकेव मिरर के लिए इस तरीके से, ये रहा कॉनकेव मिरर और हमने बनाई ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो हम कैसे रे डायग्राम बनाते थे? हम रे डायग्राम बनाते थे पैरेलल टू फोकस, ठीक है। पहली लाइन यही होती थी पैरेलल टू फोकस, दूसरी लाइन क्या होती थी फोकस टू पैरेलल, ऐसी होती थी। ये रहा फोकस टू पैरेलल, इस तरीके से जहाँ ये लाइन मीट करती थी वो आपकी क्या बन जाती थी, आपकी इमेज, राइट। तो ये था ऑब्जेक्ट ए बी और ये B A' आपका क्या बन गया, इमेज। तो हम इमेज देख सकते हैं कहाँ पर बनी, एट सी पर बनी, सेम साइज की बनी, ठीक है। और क्या बना, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअल में मीट कर रही है और उल्टी भी है, इन्वर्टेड भी है, तो ये क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें पता चली, सेम साइज पता चला, है ना। तो सेम साइज का मतलब क्या है कि H' अपॉन में H बिल्कुल क्या है, सेम है, बिल्कुल इक्वल है। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू H' कितना आया आपका, H के इक्वल आया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आई है हाइट ऑफ इमेज, है ना। लेकिन हम यहाँ पर साइन कन्वेंशंस देखें तो क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम कुछ देखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे अगर कुछ हम मेजर करते हैं वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो H' क्या आ गया आपके पास, -H, वाई -H क्योंकि उल्टा है, और H किसके इक्वल हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो था ही, दोनों का सेम साइज आया, कैंसिल होके कितनी आ गई, -1, ये आ रही है -1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, हमारा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बी, ठीक है, जिसमें फोकल लेंथ आई -3 और मैग्नीफिकेशन आई -1। सेम चीज़ आप यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जैसे -V/U है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ V और U क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, C पर पड़ा है, तो ये कितने बॉक्सेस दूर है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस दूर है, ठीक है। तो U हमेशा हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैं पुट करने वाली हूँ -V की वैल्यू भी हमने पुट करनी है। U हमारा कितना आया है, हमारा आया 6, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम कितना लेते हैं, -6 लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होती है ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लेफ्ट में लेंगे तो हम माइनस में काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, हमारी V कहाँ बनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कितना बना है, वो भी यहाँ पर ही बना है, ये बनी है ना ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, वो भी एट C बना है, एट C यानी कि 6 बॉक्सेस ही हैं, राइट। और ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये भी हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो ये भी आ गया -6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -+6, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -+6 और नीचे वाला -6 कैंसिल होके कितना आ गई, मैग्नीफिकेशन -1। अगेन आप यहाँ पर दोनों फॉर्मूले से अप्लाई करके देख सकते हो मैग्नीफिकेशन आपकी -1 आ रही है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है और बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट O ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज,
ओ पॉइंट सबसे पहले देखिए, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट क्यू। इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो वो क्या कर रहे हैं, ये रही इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, और फिर ये बाहर निकल गई, इमर्ज आउट हो गई। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, यही समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। सबसे पहले एरोज देखिए, ये रहा एरो, ये है इंसिडेंस रे, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपकी इमर्जेंट रे, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअल में होता ही क्या है। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? जब हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक है, ये है एक ग्लास स्लैब, और इसके ऊपर से हम एक लाइट पास करवाते हैं, ये एयर से हम लाइट रे पास करवा रहे हैं, और जैसे ही ये ग्लास के एंटर होती है, ये इस तरीके से बेंड हो जाती है ना। और फिर हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। जैसे हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो एंगल बना रही होती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद करिए, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड सिमिलरली नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया ये बात आपको कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए, ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्रैक्टेड। क्या आपको ये कहीं भी बेंड हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि एयर से ग्लास के अंदर आ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब एयर से ग्लास के अंदर आती है, ठीक है, तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, बेंड हो रही है, सीधी तो नहीं जा रही। लेकिन इस केस में ये बिल्कुल सीधी जा रही है। हम इस पोर्शन पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, इस केस में बिल्कुल सीधी जा रही है। ऐसा कब हो सकता है कि जब ये बिल्कुल सीधी जाए? तो देखिए, अगर इस ग्लास स्लैब में मैं इंसिडेंट रे इस तरीके से पास करवाऊँ, ये रही इंसिडेंट और ये रही रिफ्रैक्टेड, इस तरीके से मैं पास कराती हूँ, तभी ये सीधी हो सकती है ना। लेकिन अगर मैं टेढ़ी करवाती हूँ तो ये क्या होती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है, राइट। तो ये सीधी है, और यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे ये बेंड नहीं हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट। तो ये स्ट्रेट कब है? जब ये 90 डिग्री पर है ना, जब ये 90 डिग्री पर फॉल कर रही है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपका ये आता है, हमने जो रे फॉल करवाई है, जो रे फॉल करवाई है वो हमने 90 डिग्री पे करवाई है ना, लेकिन हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच का एंगल। और ये क्या है? ये इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल रे भी यही है, क्योंकि नॉर्मल भी 90 डिग्री होती है और हमने 90 डिग्री पर ही इंसिडेंट फॉल करवा दी। तो नॉर्मल भी यही हुई और इंसिडेंट भी यही हुई, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो हुआ ही नहीं, दैट इज 0। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। हमें लगता है कि हमने 90 डिग्री पर फॉल करवाया, हमने 90 डिग्री पर फॉल तो जरूर करवाया, लेकिन हमने स्लैब पे, यानी कि इस स्लैब पर हमने 90 डिग्री पर फॉल करवाया, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल। और यहाँ पर इंसिडेंट और नॉर्मल एक ही लाइन है, सेम है, 90 डिग्री है, तो उनके बीच का तो एंगल हुआ ही नहीं, दैट इज 0 डिग्री, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक प्रिज्म है ABC जिसका बेस है BC, उसको हमने डिफरेंट ओरिएंटेशंस, डिफरेंट हमने एंगल्स पे रख दिया, घुमा के रख दिया। हमने एक पतली सी बीम वाइट लाइट की इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, इन डायग्राम्स में से आफ्टर डिस्पर्शन कौन सा थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप जो होगा वो कलर ऑफ स्काई होगा? तो सबसे पहले आप बताइए कलर ऑफ स्काई कौन सा होता है? ब्लू, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि आफ्टर डिस्पर्जन ऊपर से, फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थर्ड कलर ब्लू कब होगा? पहला केस अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, पहले केस में ये इंसिडेंट आई, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और जैसे ही बाहर निकली तो क्या होता है, ये विबग्योर में टूट जाता है। कैसे लिखते हैं हम विबग्योर? नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं विबग्योर। ये तो थर्ड नीचे से ब्लू कलर आया ना, हमें चाहिए कलर टॉप से।
टॉप के लिए क्या होगा, ये अगर मैं इस प्रिज्म को उल्टा कर दूं, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, जैसे ही ये मर्ज होगी, अब विबग्योर हम कैसा लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे विबग्योर, राइट। तो अब ऊपर से कलर कौन सा आ रहा है, ब्लू, आपका 3rd नंबर पे ब्लू आ रहा है। तो जब हम प्रिज्म को क्या रखेंगे, इन्वर्टेड रखेंगे, उल्टा रखेंगे, बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड फिगर में, दिस इज सेकेंड इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों का सेक्शन ए, और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।